आज हम लोग बात करेंगे numpy के बारे में। शुरुआत से लेकर ट्राई करेंगे कि आज एक दिन में हो जाए, बट नहीं, numpy थोड़ा बड़ा है, तो शायद ना हो, तो कल भी इस चीज़ जा सकती है। एक चीज़ जो आज मैं शुरुआत में ही बताना चाहता हूँ, वो ये है कि ये ऐसा कुछ नहीं है कि एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। numpy एक पूरी लाइब्रेरी है, जो हमें अलाउ करती है कि मैट्रिक्स के साथ या वेक्टर्स या एरेज़ के साथ कैसे प्ले करें फास्ट वे में। अ, तो इसमें बहुत ज़्यादा सिंटैक्स है। शुरुआत में ये बहुत ज़्यादा मतलब लगेगा कि यार इसमें खाली सिंटैक्स है, सिंटैक्स है, सिंटैक्स है, सिंटैक्स है, क्या करें, क्या करें? लेकिन एक बार जब आप प्रैक्टिस कर लोगे जैसे-जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे, आपको सारी चीज़ें मतलब मसल मेमोरी में चली जाती जाएँगी। तो आज अगर 1 घंटे के हिसाब से देखें तो लगेगा बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बट जब आप यूज़ करने लगोगे, फिर आप धीरे-धीरे इन सारी वैल्यूज़ इन सारे मेथड्स को, फंक्शंस को यूज़ करने लगोगे तो आपको ईज़ी पड़ेगा। तो पहले बता देना चाहता हूँ कि ऐसा ना लगे कि यार ये तो बस क्या रटा रहे हैं। रटा रहे हैं क्योंकि इस रटने के ऊपर आगे काफ़ी काम होगा। ओके। तो शुरुआत करते हैं कि numpy इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो जनरली अभी हम लोगों ने वो चीज़ सीखी नहीं है, एक क्लास में हम लोग करेंगे कि कैसे मतलब इंस्टॉलेशन किया, लेकिन हम लोगों ने एनाकोंडा से किया था। तो एनाकोंडा में पहले से ही इंस्टॉल्ड रहता है, जितने भी आपके डेटा साइंस के पैकेजेज़ रहते हैं, numpy, sklearn, pandas, matplotlib, seaborn, ये सब पहले से इंस्टॉल्ड रहता है। गूगल कोलैब में भी पहले से numpy इंस्टॉल्ड रहता है, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपके पास खाली पाइथन इंस्टॉल्ड है, एनाकोंडा इंस्टॉल्ड नहीं है, तो हम लोग पिप का यूज़ करते हैं। पिप एक पैकेज मैनेजर का टूल है। अ अ, जैसे अगर किसी ने उबंटू या लिनक्स पे काम किया होगा, तो उस पर उनके पास एक पैकेज मैनेजर का नाम होता है एप्ट एपीटी। अ, शायद सेंटोस में यब होता है या किसी में कुछ और होता है। ओके, तो पिप मतलब क्या है कि एक वेबसाइट है पाई जहाँ से ये जाकर सारे पैकेजेस लेकर आता है। तो अगर मैं दिखा दूँ, पाई वेबसाइट है एक। अ, हम लोगों ने अभी ये चीज़ करी नहीं है, नहीं तो अभी हम लोग एक चीज़ ये भी करते कि अपना पैकेज कैसे पाई पर डालते हैं। तो पाई इज़ फाइंड, इंस्टॉल एंड पब्लिश पाइथन पैकेजेस विद द पाइथन पैकेज इंडेक्स। ओके। इस पे आपके सारे पैकेज जितने भी लोगों ने अपना काम करके डाल रखा है, वो सारे आपको इस पे मिल जाएँगे। जैसे मुझे numpy है तो मैं numpy सर्च कर सकता हूँ, तो numpy का लेटेस्ट वर्ज़न चल रहा है 1.19.4। इंस्टॉल करने का तरीका ये बताता है, पिप इंस्टॉल numpy। ये कमांड हम लोग कमांड लाइन पे रन करते हैं। बट अगर आप जुपिटर में हो, तो मैंने कल आपको एक मैजिक कमांड्स बताए थे कि आप एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करके इसे यहाँ चला सकते हो। क्योंकि एक्सक्लेमेशन मार्क आपको जुपिटर से आपके टर्मिनल की एक्सेस दे देता है। तो आप यहाँ पर भी कर सकते हो कि पिप इंस्टॉल numpy। बट यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोलैब में पहले से ही है, और आपने क्योंकि एनाकोंडा डाउनलोड किया हुआ है, तो आपके एनाकोंडा में भी पहले से ही इंस्टॉल्ड है। तो ये तो हो गया पाई। ओके, ठीक है। तो ये एक इंस्टॉलेशन चला गया है। फिर जब इंस्टॉल हो गया है तो उसको इम्पोर्ट कैसे करना है? तो इम्पोर्ट के लिए हमारे पास सिंपल सा फंक्शन है, इम्पोर्ट numpy एज़ एनपी। अ numpy एज़ एनपी। तो यहाँ पर हम numpy पैकेज को इम्पोर्ट कर रहे हैं और उसका नाम दे रहे हैं कि जब मैं इसको अपने प्रोग्राम्स में यूज़ करूँगा तो इसको एनपी नाम से यूज़ करूँगा। इसको किसी और नाम से यूज़ नहीं करूँगा। तो ये यहाँ पर इम्पोर्ट numpy एज़ एनपी है। आप कुछ और भी दे सकते हो, हाथी, घोड़ा, बट क्या होता है कि मतलब इंडस्ट्री में एनपी यूज़ होता है। तो अगर कोई आपका नीचे का कोड भी देखेगा, उसने आपके इम्पोर्ट स्टेटमेंट नहीं देखा है, तो भी वो समझ जाएगा कि एनपी से हमारा मतलब हो गया, एनपी मतलब numpy की हम बात कर रहे हैं। अ, फिर ये जो नोटबुक है ये थोड़ी टेक्स्ट फॉर्मेट में है, तो आप पढ़ सकते हो। बेसिकली क्या है कि numpy पाइथन लिस्ट और numpy में एरे में डिफरेंस क्या है? तो इट गिव्स यू एन अराउंड मतलब बहुत ज़्यादा एरेज़ बनाने और उनको मैनिपुलेट करने का तरीका देता है इंटरनल। पाइथन लिस्ट कैन कंटेन डिफरेंट डेटा टाइप्स विद इन अ सिंगल लिस्ट, जो हम लोगों ने देखा है पाइथन में कि हम लोग 10, 20, आशुतोष ऐसे लिख लेते हैं। तो Python list contain different data sound, but all the elements of the elements in an empire array should be homogeneous। Homogeneous का मतलब क्या है? सिंगल होने चाहिए, ठीक है? और ये बताता है कि क्यों होमोजेनियस होने चाहिए? क्योंकि जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो हम करते हैं एरोज़ के ऊपर वो एक्सट्रीमली इनएफिशिएंट है।
उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही गिर जाएगी अगर वो सब सेम नहीं रहेंगे। दूसरा रीज़न था कि नंपाईज़ आर फास्टर एंड मोर कॉम्पैक्ट देन पैटर्न लिस्ट। ये एरे मतलब ये नंपाई की बात हो रही है कि एन एरे कंज्यूम्स लेस मेमोरी एंड इज कन्वीनिएंट टू यूज। नंपाई यूजेस मच लेस मेमोरी टू स्टोर डेटा और कोड को वो ऑप्टिमाइज करता है हमारे। अब एरे क्या है? तो एरे डेफिनेशन है, एरे आपका नंपाई का मेन जो जिसके पूरे इधर-उधर नंपाई घूमती है उसे एरे कहते हैं। एरे इज़ अ ग्रिड ऑफ वैल्यूज एंड इट कंटेन्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द रॉ डेटा, ठीक है? एंड हाउ टू लोकेट एन एलिमेंट एंड हाउ टू इंटरप्रेट एन एलिमेंट। It has a grid of elements that can be indexed in various ways. The elements are all of the same type, referred as the array D type. D type का मतलब हो गया डेटा टाइप। तो बाकी सब इस इंग्लिश को अगर हटा भी दे तो भी क्या है भाई, एरे क्या है? ग्रिड ऑफ वैल्यूज। मेन चीज है यहाँ पर ग्रिड। ग्रिड क्या होता है? ग्रिड मान लो मेरा ये हो गया, एक ग्रिड बन गया। अब ये पूरा ग्रिड है, ये सिंगल भी ग्रिड है और ये सिंगल भी ग्रिड है। जब हम लोग कल थोड़ी सी बात करी थी हम लोगों ने कि एक सिंगल वैल्यू भी होती है, उसको हम लोग कहते हैं ज़ीरो डी, जो एक वन डायमेंशनल होता है, मतलब या तो रो वाइज़ या कॉलम वाइज़, उसको कहते हैं 1D। मैट्रिक्स हो गया, इसे हम लोग कहते हैं 2D और फिर 3D में हम लोग जाते थे, उसे हम लोग कहते थे टेंसर्स। अ, तो यहाँ ग्रिड की बात हो रही है कि सब सेम टाइप के होने चाहिए, जिसको कहा जाता है उनका डी टाइप और इट कंटेन्स रॉ डेटा, और उसको हम अलग-अलग तरीकों से निकाल सकते हैं, ठीक है? कैसे करते हैं? कि an array can be indexed by a tuple of non-negative integers, by booleans, by another array और by integers। तो 4 तरीके हैं हमारे पास, टपल की हेल्प से, बूलियन की हेल्प से, किसी और एरे की हेल्प से या इंटीजर्स की हेल्प से, ये अभी हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है। एक बात जो यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि अगर कोई कहता है कि भाई तुम्हारे एरे की रैंक क्या है? रैंक क्या चीज़ है? तो रैंक इज़ अ नंबर ऑफ डायमेंशन। तो अगर मेरे पास 2D एरे हो गया, तो उसकी रैंक हो गई 2। मेरे पास 1D एरे हो गया तो उसकी रैंक हो गई 1। या 3D हो गया वो 3 हो गई, तो ठीक है। तो रैंक बस एक टर्म है कि आपकी कितनी डायमेंशंस हैं। अ, एक मैट्रिक्स की रैंक होती है, वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है, जो मैथमेटिकल रैंक होती है। अगर कोई अभी बीटेक में जिसने जल्दी ही किया होगा मैट्रिसेस के ऊपर काम, उसमें जो रैंक कॉन्सेप्ट होता है वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है। इसका कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। तो यहाँ पर इसका रैंक का मतलब है खाली उसकी नंबर ऑफ डायमेंशंस। अब है कि हम लोग कैसे बना सकते हैं numpy के एरो को। तो हम बना सकते हैं कि देखो np डॉट एरे फंक्शन है। np मेरा numpy हो गया, उसका डॉट एरे फंक्शन है। इस एरे फंक्शन के अंदर हम बहुत सारी चीजें दे सकते हैं। एक चीज जो हम दे सकते हैं वो हम चीज दे सकते हैं लिस्ट। हम अपने लिस्ट ऑफ वैल्यूज दे दें, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने एक अपनी लिस्ट पास कर दी है 1 2 3 4 5 6 और उसको फिर मैंने प्रिंट किया है। तो यहाँ पर इसने ये प्रिंट कर दिया है ए को। अब हमारी पढ़ाई के हिसाब से जो हम लोगों ने पढ़ा उसके हिसाब से आप ये कह सकते हो कि ये भी एक लिस्ट ही है। कह सकते हो क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट है, बट क्योंकि हम लोग numpy के ऊपर काम कर रहे हैं तो अगर मैं इसका टाइप प्रिंट करूंगा, ठीक है, जैसे इसको मैं रन करता हूँ और इसका मैं टाइप प्रिंट करता हूँ तो आपको numpy.nd एरे दिख जाएगा। numpy.nd एरे। nd एरे क्या है? nd एरे एक क्लास है। nd एरे एक क्लास है जो एरे को रिप्रेजेंट करती है, जो एरे का ऑब्जेक्ट फॉर्म है, जो एरे का ब्लूप्रिंट है। मतलब कि जो भी हम लोग, अब ये क्लास एनडी है, मतलब कि ये 0D 1D 2D 3D 4D सारे तरह के एरेज को ये रिप्रेजेंट कर सकती है। ओके। तो यहाँ पर मैंने पहले एक सिंगल वन डायमेंशनल दिया था। ओके, तो इसने मुझे 1 2 3 4 5 6 का एक एरे बनाकर दे दिया है। यहाँ पर मैंने वन डायमेंशनल बनाया था और यहाँ पर मैं बना रहा हूँ टू डायमेंशनल। तो टू डायमेंशनल मैंने कैसे बनाया है? यहाँ पर देखो डबल ब्रैकेट्स है। मेरे पास 2 लिस्ट आ रही है, मतलब एक ऐसे, ये बड़ी लिस्ट है, इसके अंदर एक छोटी लिस्ट है, जिसके अंदर वैल्यूज है 1 2 3 4।
ये असाइनमेंट में इस तरह का एक क्वेश्चन है जिसमें हम लोग लिस्ट ऑफ लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। फिर कॉमा लगाकर एक दूसरी लिस्ट है 5 6 7 8 और फिर कॉमा लगाकर एक तीसरी लिस्ट है 9 10 11 12। फिर ये छोटी लिस्ट बंद हुई है, उसके बाद आखिरी में बड़ी लिस्ट बंद हुई है, डबल ब्रैकेट्स। तो ये क्या बता रहा है? ये अब इसको इसको जब मैंने पास किया है, तो इसको ट्रीट कैसे कर रहा है? कि हर लिस्ट अपने आप में एक रो बन गई। ये एक रो हो गई, ये रो 1 हो गई, ये रो 2 हो गई और ये रो 3 हो गई। तो जब मैंने इसको एरर पास किया, तो इसने इसको एक मैट्रिक्स बना दिया। अच्छा, यहां पर भी मुझे 2 ब्रैकेट्स दिख रहे हैं। वो 2 ब्रैकेट्स इसीलिए बता रहा है कि इसके 2 डायमेंशन है। एक डायमेंशन हो जाता है रो वाइज, एक डायमेंशन हो जाता है कॉलम वाइज। तो इसने इसको कन्वर्ट कर दिया मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये एक मैट्रिक्स, एक 2D एरे को पास किया है, सॉरी 2D लिस्ट को पास किया था, तो उसने एक 2D एरे बना दिया है। अब ये अभी हमने मैट्रिक्स बना ली अपनी, हमने अपना नंपाई एरे बना लिया है। अब हमें क्या करना है? अब हमें उसके एलिमेंट्स को एक्सेस करना है। तो इसके एलिमेंट्स को भी हम जैसे हम लोगों ने पाइथन में लिस्ट के एक्सेस को किया था, स्क्वायर ब्रैकेट से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट हम लोग देकर उसके एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको A0 किया तो मेरे पास 1 आ गया। क्यों आया? ये इसका नहीं आया है, ये इसका आया है। पहला एलिमेंट 1 है, मैं सबको रन करता हूँ। यहाँ पर मेरे पास एरे है 0 1 2 3 4 5 6। तो मैं इसके एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकता हूँ सिंपल अपने स्क्वायर ब्रैकेट से, जो हम लोगों ने पाइथन में सीखा है। क्योंकि इसकी भी इंडेक्सिंग मेरी 0 से ही शुरू होती है। असल में जो लिस्ट है वो एरे से कॉन्सेप्ट आया है और एरे की अगर 0 से शुरू होती है तो लिस्ट की भी 0 से शुरू होगी। इसका 0th हो गया 1 और 5 हो गया 6। ओके, तो मैं इसको सिंपल ऐसे एक्सेस कर सकता हूँ। प्रिंट A0 किया, फिर मैं ओके ये अब ठीक है। और प्रिंट A5 किया मैंने, ठीक है 6 आ गया। इसे भी सेम एरर आती है अगर मैं करता हूँ A7। 8 एलिमेंट तो है ही नहीं, मेरे पास सेम एरर आती है जो मेरे पास आती है पाइथन लिस्ट में कि इंडेक्स एरर है कि इंडेक्स 7 इज आउट ऑफ बाउंड्स फॉर x is 0 with size 6। अभी एक्सेस के ऊपर हम लोग बात करेंगे क्या चीज है। टाइप हमने कर लिया, फिर यहाँ पर मैंने एक 2D एरे लिया है। तो 2D एरे में इसको आप ऐसे देख के चलो कि जैसे हमने देखा था कि एक बड़ी लिस्ट है और बड़ी लिस्ट के बाद उसके अंदर एक छोटी लिस्ट है 1 2 3 4, ठीक है 5 6 6 7 8 9 10 11 12। तो अगर मेरे पास ये मान के चलो कि अगर मेरे पास ये एक लिस्ट ना होती, ये एक सिंपल वर्ड होता, एक अल्फाबेट होता, ये होता है A B C, ठीक है। और ये मेरी एक लिस्ट होती, मान लो इसका मैंने नाम दे दिया माई लिस्ट। अब अगर मैं लिखता माई लिस्ट 0, तो मेरे पास 0th पोजीशन पर क्या है? A है, तो ये आ जाता A। अगर मैं लिखता माई लिस्ट 1, तो मेरे पास फर्स्ट पोजीशन पर है B, तो मेरे पास आ जाता है B। तो इसको अब आप इसी तरह से लो कि इस लिस्ट का पहला वेरिएबल जो है वो A है, ये अपने आप में एक लिस्ट है। तो A की जगह बस मैं क्या लिख दूंगा? एक लिस्ट, जो कि हो जाएगी 1 2 3 4। एक हो जाएगी एक लिस्ट 1 2 3 4। अब मेरे पास माई लिस्ट 0 है, ये अपने आप में एक लिस्ट है। ओके, ये अपने आप में एक लिस्ट है। ये क्या है लिस्ट मेरे पास? 1 2 3 4। ओके, मैं थोड़ा देर इरेजर यूज करता हूँ। अब मान लो इसका नाम माई लिस्ट की जगह मेरा नाम होता, इसका कुछ होता कि
एन लिस्ट, ठीक है। अब अगर मैं लिखता क्या, एन लिस्ट ऑफ 0, तो ये मेरे पास क्या आ जाता, 0 1 2 3 था तो 1 आ जाता मेरे पास। ओके, तो ये देखो ये नोटेशन सेम है। अब यहाँ पर बस मैं एन लिस्ट को रिप्लेस कर दूंगा। एन लिस्ट की जगह क्या होगा मेरा, माई लिस्ट 0। मैं क्या लिख दूंगा, माई लिस्ट ऑफ, माई लिस्ट ऑफ 0। ये एन लिस्ट की जगह आ गया और 0 की जगह 0 आ जाएगा। 0 2। तो अगर आपको कहीं पर ये नोटेशन दिखेगा कि अभी तक हम लोगों ने जो देखा है लिस्ट में, वो हम लोगों ने सिंपल एक एक वैल्यू देखी है। अगर आपको कहीं पर मल्टीपल मिले, जैसे यहाँ पर थी मेरे पास 2 3 4 5 6 7 8, अभी इतना ही लेते हैं, ठीक है। इसका नाम मैं ले लेता हूँ कुछ एम लिस्ट, ठीक है, एम लिस्ट। तो अगर मैं लिखता हूँ एम लिस्ट 0, तो ये मेरी पहली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। फिर मैं लिखता हूँ एम लिस्ट 0 हो गया, अब इसका भी मुझे पहला एलिमेंट दो, क्योंकि ये भी तो एक लिस्ट है ना इंटरनली। तो पहले मुझे बड़ी वाली लिस्ट की पहली लिस्ट दो, फिर उसमें से पहला एलिमेंट दो। तो अगर एम लिस्ट में 0 0 लिखता हूं, तो मतलब क्या आ गया, मेरे पास पहला एलिमेंट आ जाओ। इसी तरह अगर मैं लिखता हूं एम लिस्ट 1 3, इसका मतलब क्या हुआ, इस लिस्ट में से पहले इंडेक्स की वैल्यू लाओ। तो पहला इंडेक्स मेरे पास क्या है, 1, तो 5 6 7 8 सेलेक्ट हो गया। अब कहा कि 5 6 7 8 में से थर्ड इंडेक्स की वैल्यू लाओ। इसमें से थर्ड क्या है, 8, तो ये मेरे पास आ जाएगा। तो ये नोटेशन को समझो, मेन लिस्ट, उसमें से पहला आइटम, उसका तीसरा आइटम, मतलब कि +1 कह लो आप, जो कि 0 से इंडेक्स शुरू होता है। बट इस नोटेशन को देखकर घबराना नहीं है, कहीं पर आपके पास ऐसा आ जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। फिर आ जाएगा, एक सेकंड, नीचे मैंने शायद किया हुआ है वो चीज, 1 2 3 4, हाँ, फिर आ जाएगा 5 6 7 8, ठीक है। ये बड़ा खत्म हुआ, फिर 3। अब यहाँ पर ये 3 डायमेंशन में काम चल रहा है, मतलब यहाँ पर अब आपके पास 3 है। एक इंटरनल लिस्ट ये है, एक ये है, और एक ये आपकी पूरी है, ठीक है। अब मान लो इसका नाम हो गया एम लिस्ट, तो मैं लिखता हूं एम लिस्ट 0। तो इसमें देखो कितने हैं मेरे पास, बाहर लेवल पर कितने हैं, एक और होगा यहाँ पर, हाँ। बाहर लेवल पर मेरे पास, इसके अंदर मैं घुसा, इसका पहला आइटम मेरे पास यहां से यहां तक गया, ये पिंक वाला, ठीक है। फिर इसके लिखा मैंने 1। अब इस पिंक वाले में 2 है, इसकी फर्स्ट पोजीशन पर आ जाओ, और फिर मैंने लिखा 1। अब मैं इसके अंदर आ गया, इसके अंदर भी तो मेरे पास 3 है, तो 0 और 1, इसकी 1 पोजीशन क्या हो जाएगी, 4। सबसे बाहर वाली लिस्ट के दूसरे एलिमेंट के दूसरे एलिमेंट को लेकर आओ। तो इस नोटेशन को देखकर घबराना नहीं है, इसको बस पढ़ना सीख जाओ, कितना इजीली लिखा हुआ है, और कुछ नहीं है। और स्क्वायर ब्रैकेट से हम लोग इसको एक्सेस करते हैं। आई होप कि ये क्लियर होगा अभी, कि नोटेशन कैसे लिखी जाती है। तो यहां पर अभी देखो, यहां पर मेरे पास 2D था, ठीक है, 2 लिस्ट वाला था। अब यहां पर जब मैंने ए ऑफ 0 किया, तो मेरे पास पहली लिस्ट पूरी निकल कर आ गई। मेरे पास ये जो पूरा एलिमेंट था, ये पूरा आ गया ए ऑफ 0। अब इसकी जगह मैं लिख दूंगा ए ऑफ 0 और 2 लिखूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि ए ऑफ 0 ये है, इसका 0 1 2, थर्ड जो 2 इंडेक्स पर जो नंबर है उसकी वैल्यू है 3। इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ओके। फिर ये सिंपल टेक्स्ट है कि
NumPy ND array class is used to represent both matrices and vector. Vector is a one array with a single dimension, and while a matrix refers to an array with two dimensions. For 3D or higher dimensional arrays, the term tensor is used. जनरली हम लोग टेंसर यूज करते हैं, बट 0D टेंसर को हम लोग स्केलर कहते हैं, 1D को वेक्टर कहते हैं, 2D को मैट्रिक्स कहते हैं, और 3D 4D को 3D टेंसर 4D टेंसर। ये जो टेंसर है, यहीं से आपकी लाइब्रेरी का नाम आया है, जिसका नाम है टेंसर फ्लो, जो गूगल की मशीन लर्निंग का फ्रेमवर्क है, या लाइब्रेरी आप कह लो। तो टेंसर फ्लो जो नाम आया है, वो टेंसर यहां से आया है कि 3D और हायर डिमेंशनल एरेस को हम लोग टेंसर कहते हैं, और हम लोग जब मशीन लर्निंग करते हैं तो हम लोग सारा काम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन या मैट्रिक्स मैनिपुलेशन का ही करते हैं, तो इसीलिए उस हिसाब से टेंसर फ्लो आया। फिर वही है कि ओके, एन एरे इज यूजुअली अ फिक्स्ड साइज कंटेनर ऑफ आइटम्स ऑफ, फिर से मेन बात ध्यान रखो, सेम टाइप एंड साइज, items of the same type and size. The number of dimensions and items in an array is defined by its shape. The shape of an array is a tuple of non-negative integers that is specified by the size. जो shape है, मेरे array का जो shape है, वो बताता है कि size of each dimension. अभी हम देखते हैं, ठीक है। एक बात ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर numpy dimensions are called axes. That means if you have 2D array that looks like this, इसकी दो dimension होती हैं, एक होती है row wise, एक होती है column. इसको हम लोग एक्सिस भी कहते हैं, डायमेंशन को। टर्म यूज होता है हमारे NumPy में, ठीक है। इट कैन बी यूज्ड बाय स्लाइड इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग द एरे। तो बेसिक एरे अभी तक हम लोग खाली देख रहे थे कि मतलब क्या क्या चीजें होती है, एरे क्या होता है, एरे की प्रॉपर्टीज देख रहे थे हम लोग। तो सबसे पहले बेसिक एरे कैसे बनाते हैं, तो वही मैंने कहा, np.array में आपने एक लिस्ट पास कर दी। तो ये कैसे काम करता है, ये लिस्ट है, इससे आपका एक NumPy का एरे बन जाता है। अगर आप कुछ नहीं देते हो तो ये रो वाइज बनता है, ध्यान दे रहे हो ना, यहाँ पर 1 रो 2 रो 3 रो। आप बता सकते हो कि तुम इसे कॉलम वाइज बनाओ, मतलब ऐसे बनाओ, वो हम अभी आगे देखते हैं। जैसे हम लोगों ने, जैसे हमें पहले से पता गया है कि भैया मेरे पास ये लिस्ट है, मुझे इसको एरे में बदलना है, तो हम एरे फंक्शन का यूज करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि एक एरे बनाऊं और उसका सब कुछ जीरो से भरा हो, एवरीथिंग इज फिल्ड विद जीरोस, कई बार हम लोग बनाते हैं, तो उसके लिए हमारे पास NumPy में जीरोस फंक्शन है, ZEROS, जीरोस टू। यहाँ पर मैंने इसका शेप दे दिया, भैया मुझे दो नंबर्स के साथ एज चाहिए, तो इसने एक एरे बना के दे दिया है मेरा 0,0। ये आपका सिंपल एरे है 0.0 0.0, ठीक है। मुझे 1 से भरा हुआ एरे चाहिए, 1 से भरा हुआ एरे चाहिए, तो मैं np.1 यूज कर लूंगा, ठीक है। मुझे एम्प्टी एरे चाहिए, तो मैं np.empty2 कर लूंगा। यहां पर मैं उसका साइज देता हूं या शेप देता हूं, कह लो शेप। शेप ऊपर लिखा है टपल होती है, टपल हमने देखा कैसे होती है, पैरेंथेसिस में, फिर हमें जितनी भी रोज कॉमा कॉलम्स कॉमा और डायमेंशन जो भी चाहिए होती है। अभी हम लोग खाली 2 दे रहे हैं, तो ये खाली 2 का बना रहा है, एम्प्टी दे रहा। अच्छा, अब एम्प्टी और जीरोस में क्या अंतर है, जीरोस में आपके पास सब में 0 भरा होगा, एम्प्टी में क्या होगा, जो मेमोरी एलोकेट होती है रैम में, मान लो ये रैम है आपकी, तो जो इसमें मेमोरी एलोकेट होगी, तो उसमें जो भी वैल्यू पड़ी होगी पहले से, वो उसी को उठा लेगा। वो इसमें कुछ भी आपकी रैंडम वैल्यूज हो सकती हैं, कुछ भी गार्बेज वैल्यूज हो सकती हैं हमारी। तो लोग एम्प्टी क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये फास्ट है। जब आप जीरोस का बनाओगे, जब आप जीरोस का बनाओगे, तब आपको मेमोरी लो, सब वैल्यूज को 0 सेट करो। जब आप एम्प्टी बनाओगे, तो आपको खाली मेमोरी लेनी है और उसको दे देना है। ये अब इसकी प्रॉब्लम है कि इसके अंदर जो वैल्यूज है उसका वैसे क्या करना है। तो जब हम एक स्टेप ही हमने हटा दिया कि सारी मेमोरीज को जीरो से फिल कर दो, तो हमारे पास वो चीज, मतलब तो हमारे ऑपरेशन फास्ट हो जाता है, ठीक है। अब जैसे हम लोगों ने एक रेंज फंक्शन देखा था, वैसे इसमें एक ए रेंज होता है। ए रेंज हो गया आपका एरे रेंज। फिर जैसे हमारा रेंज फंक्शन था, पाइथन हमने देखा था,
कि उसमें हम कुछ दे देते थे तो मेरा 0, 1, 2, 3, 4 तक का एक वो लिस्ट असल में पहले पाइथन 2 में वो लिस्ट देता था, अब वो एक इटरेटर देता है बट आपके लिए अभी वो लिस्ट ही देता है। इटरेटर हमने देखा नहीं है। वैसे ही नंपाई में अरेंज फंक्शन है, ये आपको एक एरे दे देता है सारी वैल्यूज़ का। 0 से शुरू करके n-1 तक। यहाँ पर 4 दिया है तो 0, 1, 2, 3। फिर एक जो थोड़ा काम हमारे आता है, अभी तुरंत नहीं वही कह रहा हूँ ना, तो वो इसीलिए मैं कह रहा था मैंने शुरुआत में बताया था कि इसमें सब सिंटैक्स सिंटैक्स है। आपको पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ एग्ज़िस्ट करता है, क्योंकि ढूँढ तो आप गूगल पे भी लोगे। बट अगर पता ही नहीं होगा कि ऐसा कुछ एग्ज़िस्ट करता है तो ढूँढोगे कैसे? तो इसमें खाली आज के बारे में हम खाली सिंटैक्स की बात कर रहे हैं। ये है एक लीनियर स्पेस, लिन स्पेस फंक्शन है। फुल फॉर्म क्या आ गया? लीनियर स्पेस। ये क्या करते हैं आप इसको वैल्यू देते हो, कहते हैं मुझे 0 से लेकर 10 तक की स्केल आप बना लो, ठीक है? और कहते हो भाई मुझे इसमें इक्वी डिस्टेंस पॉइंट दे दो। जैसे कि मैं 0 से 10 तक 5 पॉइंट्स दे दो। तो आपके ये दोनों तो कर रहेंगे, इसके बीच वाले रहेंगे 2.5, 5, 7.5। अब आपको ये कौन-सी बड़ी बात हो गई? ये बड़ी बात होती है जब आप प्लॉटिंग करते हो तो। जब आप ग्राफ बनाओगे तो आपको समझ में आएगा या फिर जब आपको कुछ सैंपल कोड लिखना होगा, आपको चाहिए होगा यार मेरे को 0 से लेकर 100 तक के बीच में 13 पॉइंट दे दो। अब कैसे कैल्क तो या तो आप कैलकुलेट करने बैठो, 10 होते तो आप लगा लेते, 10, 20, 30 बट 13 निकालने हैं। तो ये होंगे अराउंड क्या 8.5, 17 ऐसे करके कुछ होंगे। इसके लिए है लिन स्पेस फंक्शन। इसमें आप क्या करते हो? इसमें आप अपना स्टार्टिंग पॉइंट देते हो, एंडिंग पॉइंट देते हो और कितने नंबर चाहिए वो देते हो। यहाँ पर 5 चाहिए थे मेरे को तो 1, 2, 3, 4, 5 नंबर आ गए। अब एक बात जो अगर आप ध्यान देते, तो आप देखते कि यहाँ पर जितनी वैल्यूज़ हैं, ठीक है? ए रेंज को छोड़कर जितनी वैल्यूज़ हैं 0 7.5 यहाँ पर मैंने एम्प्टी अरे बनाया तब भी मेरे पास 1 पॉइंट वैल्यू आ गई, ठीक है? मैं ऊपर आता हूँ, 1 में भी 1 पॉइंट, 0 में भी 0 पॉइंट, ठीक है? जहाँ पर भी मैं अरे बना रहा हूँ मेरे पास फ्लोटिंग वैल्यू आ रही है। हम लोगों ने इंटीजर फ्लोट स्ट्रिंग पढ़ा था तो हमारे पास फ्लोटिंग वैल्यू आ रही है। तो बाय डिफ़ॉल्ट नंपाई के अरे का टाइप होता है फ्लोट 64 मतलब फ्लोटिंग पॉइंट होता है। आप उसे बता सकते हो कि यार मेरे को इंटीजर ही चाहिए, मुझे फ्लोटिंग नहीं चाहिए। कैसे बताते हो? आप उसे बता सकते हो भैया इसका डी टाइप है, वो है np.int64। अब इसका भी क्या मतलब है? डी टाइप का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ डेटा टाइप। एनपी हो गया नंपाई और इसका है int64। ये कह रहा है कि मुझे इंटीजर टाइप के नंबर चाहिए और ये मेमोरी यूज़ करेंगे 64 बिट्स मतलब 8 बाइट। अब ये बड़े नंबर हो जाते हैं, काफ़ी मेमोरी एक्सेस कर रहा है। हमें कई बार इंटीजर कितनी तो मेरे पास एक int32 भी होता है, ये यूज़ करता है 4 बाइट। मेरे पास एक int16 भी होता है, ये यूज़ करता है 2 बाइट। ये डिपेंड करता है कि आपके एरे में जो नंबर है वो कितने बड़े तक हो सकते हैं। जैसे आपने कर लिया 32 बिट, तो यहाँ पर ये आपके 2 की पावर 32 तक जा सकता है मतलब जो कि हो जाता है अराउंड 55, 536। अगर आपके एरे में कोई भी नंबर इससे बड़ा नहीं होगा, तो आप ईज़िली int32 यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपको पता नहीं है कि आपके एरे में कोई नंबर इससे बड़ा हो सकता है या नहीं हो सकता, तो आप 64 बिट भी यूज़ कर सकते हैं। ये हम अपनी डिपेंड जैसे आप यूज़ करोगे उतना अच्छा रहेगा। वो उतने अच्छे से उसको ऑप्टिमाइज़ कर पाएगा। ज़्यादा मेमोरी, ज़्यादा टाइम, कम मेमोरी, कम टाइम। तो ऐसे ही int64 है, ऐसे ही मेरे पास फ्लोट 64, फ्लोट 128 ऐसे भी है। डेटा टाइप आप बता सकते हो कि मुझे किस तरह का एरे चाहिए। याद करो नंपाई में डेटा टाइप आपको फिक्स रहता है। जिस टाइप का आपने बता रखा है उसी टाइप का ही एक ही टाइप की वैल्यूज़ आपके एरे में आ सकती है। ठीक है? फिर ये है सॉर्टिंग का। सॉर्टिंग का क्या है मेरे पास एक एरे दिया हुआ है 21537468 मैं np डॉट सॉर्ट फंक्शन लगा सकता हूँ। लिस्ट में हमारे पास था सॉल्ट फंक्शन था जिसमें अपनी लिस्ट पास करते थे। यहाँ पर मेरे पास np डॉट सॉर्ट फंक्शन है जिसमें हम अपना एरे पास करते हैं जो भी मेरा नंपाई का एरे होगा ठीक है, वो सॉर्ट कर सकता है।
दो एरे को चिपकाना है, कॉन्कैटिनेट करना है, तो उसके लिए मेरे पास है numpy डॉट कॉन्कैटिनेट। इसमें मैंने अच्छा अब इसमें ध्यान दो, सॉरी, इसमें ध्यान दो, यहाँ पर 2 ब्रैकेट्स हैं, फंक्शन है, इसके अंदर मैंने जो अपने आर्गुमेंट पास किए हैं a, b, ये मैंने एक टपल की तरह पास किए, कि मुझे इन दोनों को कॉन्कैटिनेट करना है। अब पूछोगे मैंने यार ये यहाँ पर क्यों किया है? मैंने इसे सिंपल a, b क्यों नहीं लिखा? ठीक है? तो मान लो कि अगर आपको 3 करना होता, A, B, C, तो आप क्या लिखते? A, B, C, ठीक है? 4 करने होते तो क्या लिखते हैं आप? A, B, C, D। तो आपके इस फंक्शन के नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। जब हम लोग फंक्शन लिखते हैं तो बताते हैं ना कि भाई मेरा आर्गुमेंट क्या होगा, मेरे इनपुट क्या होंगे? तो आप 2 बताए आपने, तो A, B को तो मैंने कॉन्कैटिनेट कर दिया, लेकिन आप 3 एरेज़ को कॉन्कैटिनेट करना चाहते हो। तो आप क्या करोगे? तो आप 3 आर्गुमेंट दोगे, फिर 4 आर्गुमेंट दोगे, फिर 5 आर्गुमेंट देंगे, तो आप 15 आर्गुमेंट दे सकते हो। इससे अच्छा उन्होंने क्या कहा कि इसके अंदर आपके पास एक ही आर्गुमेंट रहेगा, ये टाइप रहेगा इसका टपल का। अब इसमें अगर आप a, b कर दो, तब भी इसके लिए एक आर्गुमेंट है। अगर आप a, b, c कर दो, तब भी इसके लिए एक आर्गुमेंट है। अगर a, b, c, d कर दो, तब भी कॉन्कैटिनेट फंक्शन के लिए ये एक ही आर्गुमेंट है। तो ये चीज़ सोच कर ही करी गई है कि क्योंकि मेरे पास कॉन्कैटिनेशन के लिए मेरे पास जो एरेज़ हैं वो मल्टीपल हो सकते हैं और मुझे पता नहीं कितने हो सकते हैं, तो मैं कहता हूँ भाई तुम टपल पास कर दो, मैं सबको एक-एक करके ऐड करता चला जाऊँगा। यहाँ पर ये दोनों मेरे 1D डम है, 1D थे, तो इनको ऐड करने के बाद मेरे पास एक फाइनल 1D आ गया। ठीक है। अच्छा। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक्सिस का खेल। एक्सिस एक्सिस मैंने 2-3 बार बोला था। अब यहाँ पर देखो मेरे पास 2 है। एक क्या है 1, 2, 3, 4 और एक है 5, 6। ठीक है। इसने कहा कि भैया इन दोनों को कॉन्कैटिनेट करो और x इज इक्वल टू 0 सेट कर दो। मतलब कि जहां पर भी अब आपको ये आर्गुमेंट दिखेगा x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, उसका मतलब है कि या तो आप रो वाइज या कॉलम वाइज या कोई या कोई और n डायमेंशन है उसके उसके थ्रू आप कर रहे हैं। x इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है रो वाइज। मतलब आपको ये उठाना है और इसको यहां लाना है, तभी तो बनेगा ना ये रो वाइज। कहाँ गया? ऐसे। तो यहाँ पर देखो क्या है, किसने कहा x इज इक्वल टू 0 के अलॉन्ग करो, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे हो गया। अगर आप कुछ नहीं देते हो तो इसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 रहती है। अगर आप बताते हो कि मेरे को कॉलम वाइज ऐड करना है, जैसे मान लो कि मेरे पास होता है ये 1, 2, 3, 4, ओके, और मैं यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 कर देता, तो ये मेरे ख्याल से जाता 5 और 6, ये ऐसे बनता। ठीक है, इसको हम रन करके देख लेते हैं, क्यों रिस्क रखना। आ, पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मेरा ये गया है और इसके बाद में इक्वल टू ओके। इसमें एरर आई है क्योंकि इसके डायमेंशन सेम नहीं थे। डायमेंशन सेम से मतलब क्या हुआ कि इसके डायमेंशन है पहले वाले के 2 by 2 और दूसरे वाले के हैं 2 by 1, सॉरी 1 by 2, 1 by 2 कैसे है दिखाता हूँ। ओके, पहले वाला मेरा हो गया 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो नंबर ऑफ रोज बाई नंबर ऑफ कॉलम, तो 2 रोज है नंबर बाई 2 कॉलम। दूसरा मेरा हो गया 5, 6, इसमें रोज कितनी है? एक ही है, 1/2। तो इसको वो कर सकता था, इसको इस तरह ये स्टैक कर सकता था। अगर मुझे कॉलम वाइज करना है तो ये 2 by 2 है, तो मेरा दूसरा वाला होना चाहिए 2 by 1, कि 2 रोज हो 1 कॉलम हो, तब वो कर लेगा।
तो वो मैं चेंज करता हूँ यहाँ पर। 2 रोज एक कॉलम में कैसे बनाऊंगा? मैं यहाँ पर इसको करूंगा 2 रोज, तो ये हो जाएगा 5, 6। ये देखो अब ये बन गया कॉन्केटनेट, ये हो गया 1 2 5 3 4 6। अब इसने कैसे ऐड किया? कॉलम वाइज ऐड किया। x इज इक्वल टू 1 हो गया कॉलम वाइज, x इज इक्वल टू 0 हो गया रो वाइज। तो ये बात कहीं भी दिखे समझ जाना क्या चल रहा है, रो वाइज कर रहा है कॉलम वाइज कर रहा है। आखिरी चीज है, आखिरी चीज नहीं मतलब एक है रिमूविंग एलिमेंट्स। तो हम लोग जनरली रिमूव नहीं करते हैं। इट्स सिंपल टू यूज इंडेक्सिंग टू सेलेक्ट द एलिमेंट्स दैट यू वांट टू कीप। हम जिसको बचाना चाहते हैं उसको हम रखते हैं और उसके बाद उस एरे को हम लोग डिस्कार्ड कर देते हैं। हम क्योंकि डिलीट नहीं करते हैं, डिलीट करना इजी नहीं रहता है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने देख लिया numpy की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज, एरे क्या होता है, एरे का मतलब क्या है, और कॉन्कैटिनेशन, और कैसे एरेज बनाते हैं डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस की हेल्प से, और कैसे उनकी वैल्यूज को एक्सेस करते हैं। ओके, अब उसके कुछ एट्रीब्यूट्स देख लेते हैं। यहाँ पर है आपका, जैसे कोई भी मेरा एरे है तो उसका एट्रीब्यूट है डॉट एंडिंग। जैसे मान लो उसका एरे का नाम है मेरे पास ARR, तो डॉट एंडिंग। यहाँ पर एनडी एरे का मतलब क्या है कि नंपाई एरे का एरे वेरिएबल। ठीक है, तो डॉट एंडिंग में लिखूंगा तो वो मुझे बता देगा उसकी कितनी डायमेंशंस है। डॉट साइज मुझे बताएगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द एरे। और शेप है वो मुझे बताएगा कि इसके it display a tuple of integers that indicate the number of elements stored along each dimension। मतलब रोज में कितना है, कॉलम्स में कितना है, और अगर 2D से बड़ा 3D में है या 4D में है तो हर डायमेंशन में कितने हैं एलिमेंट्स। तो जैसे ये नीचे वाला एक एरे है, इसको क्लीन करना पड़ेगा। तो ये एक एरे एग्जांपल है। तो अगर आप देखोगे तो ये 3 डायमेंशन है। 3 डायमेंशन कैसे है? अब देखो मैं कैसे देखता हूँ, मैं खाली नंबर ऑफ ब्रैकेट्स देखता हूँ स्टार्ट में, ये समझ में आता है वो 2D है 3D है कैसा है। तो ये है मेरा ओके 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये तो मेरे पास हो गया कॉलम कॉलम वाइज, सॉरी मतलब रो रो वाइज, एक रो में इतने एक रो में इतने। फिर इसी के बाद मतलब ये स्टैक्ड है, इसी के नीचे है फिर से है आपका 0 1 2 3 4 5 6 7। मतलब ये आपके पास एक, ये समझ लो कि ये आपके ऊपर एक कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, उस कार्ड के नीचे अब एक और कार्ड है सेम साइज का जिसमें सेम नंबर्स लिखे हुए हैं, और इसी तरह आपके पास एक कार्ड और है सेम साइज का जिसमें सेम नंबर लिखे हुए हैं। तो आपके पास 3 कार्ड्स का स्टैक हो गया। ठीक है, 3 कार्ड्स के स्टैक में हर कार्ड में 2 रोज है और 4 कॉलम्स है। तो 2 रोज 4 कॉलम और 3 उनकी डेप्थ हो गई। इसको डेप्थ के साथ एक अच्छा विजुअलाइजेशन होता तो मैं दिखाता कि वो ऐसे है आपके पास कार्ड आपके पास लाइन से रखे हुए हैं। ओके, तो मतलब एक कार्ड दूसरा कार्ड तीसरा कार्ड प्लेइंग कार्ड मान लो, तो वो 3 आपके वो हो गए। ठीक है, तो ये मैंने फंक्शन सॉरी एरे बनाया है, इसको मैं रन करता हूँ और ये रन हो गया। अब पहले मैं इसके डायमेंशन प्रिंट करता हूँ, तो मेरे पास डायमेंशन आए 3। क्यों? मैंने कहा ना 3 डायमेंशन है, मैंने कैसे देखा? 3 स्क्वायर ब्रैकेट से, ये मेरी ट्रिक है। ठीक है, साइज कितने एलिमेंट्स हैं, साइज क्या बताता है? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे। तो कितने एलिमेंट्स हैं? 24। कैसे है 24? हर कार्ड पर 8 है, टोटल कितने कार्ड्स हैं? 3, 24 हो गए। तीसरा क्या है? शेप। शेप मुझे बताता है कि कैसे कैसे ये फैला हुआ है। तो पहले आ गई मेरे पास, अब इन्होंने इन्होंने एक डिफरेंट शेप में किया हुआ है, मतलब कि 3
वही है 3, 2 रोज 4 कॉलम, कि 3 आपके पास कार्ड्स हैं, 2 रोज हैं, 4 कॉलम्स हैं। अगर मेरे पास खाली 4 कॉलम्स का एक होता, इसमें 1 2 3 4 होता, तो इसका शेप क्या होता? इसका शेप हो जाता मेरे पास 4 कॉलम्स हैं, तो 4 कॉमा सिंपल 1, ठीक है। अगर मेरे पास ऐसा होता 1 2 3 4 और इसी के नीचे 5 6 7 8, तो मेरे पास क्या हो जाता? 2 रोज 4 कॉलम्स। यहाँ पर मेरे पास क्या है, इस तरह के 3 और हैं, तो क्या हो गया? 3 कार्ड्स, 2 रोज 4 कॉलम्स। इस तरह आपका शेप बढ़ता जाता है कि आप एक-एक डायमेंशन ऐड करते जाते हो उसमें। अगर मेरे पास खाली यहाँ पर 4 होता तो हो जाता 0, मतलब उसका कोई डायमेंशन ही ना होता, उसका शेप मेरा 0 आता, एम्प्टी आता। फिर ये काम हमारा काफ़ी होता है, रीशेप एन एरे, ठीक है। रीशेप एन एरे क्या करता है हमारा? A new shape to the array without changing the data. Just remember that when you use the reshape function, your array we want to produce needs to have the same number of elements as the original array. ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर आप 12 एलिमेंट्स के array से शुरुआत कर रहे हो, तो मेक श्योर करो कि नया array भी 12 एलिमेंट्स का है। इसका एग्जाम्पल कैसे जरूरत होती है? जैसे मेरे पास मान लो एक 1D है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 एलिमेंट्स का है। अब मैं इसको क्या बना सकता हूँ? मैं इसको 2 रो बाई 5 कॉलम बना सकता हूँ। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैं इसको 5 कॉलम बाई 2 रो बना सकता हूँ। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10, ठीक है। या फिर मैं इसको 10 बाई 1 बना सकता हूँ। ये क्या है? 1 रो 10 कॉलम, मैं इसको 10 रो 1 कॉलम बना सकता हूँ, ट्रांसपोज कर सकता हूँ। तो रीशेप का फंक्शन वो यूज होता है। तो यहाँ पर ये इसके पास, इसने एक 6 एलिमेंट्स का एरे बनाया, ए रेंज 6 लिखा है, तो क्या हो गया? 0 1 2 3 4 5, ये नीचे मैंने प्रिंट किया उसको। इसने कहा कि इसको रीशेप कर दो 3 रो 2 कॉलम में, तो इसने नीचे जब उसे रीशेप करके पास किया, तो इसने देखो क्या हो गया मेरे पास, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, 3 रो 2 कॉलम। 2,3 भी कर सकता, तो क्या होता है मेरे पास? 0 1 2 3 4 5 और 1 बार बार। ये रीशेप है, ये मेथड होता है, ये एनडी एरे क्लास का मेथड है। मतलब कि आपके पास आपने एरे बना लिया, डायरेक्ट उसके ऊपर देखो, यहाँ मैं एरे के ऊपर रन कर रहा हूँ, ठीक है। मेथड और फंक्शन डिफरेंस, मैं यहाँ एरे के ऊपर रीशेप रन कर रहा हूँ। एक इसी तरह मेरे पास एक एनपी पैकेज का भी, एक एनपी मॉड्यूल का भी, मेरे पास नंपाई मॉड्यूल का भी एक रीशेप फंक्शन होता है, जो मैं यूज करता हूँ np.reshape से, ठीक है। इसके अंदर अब मैं थोड़े ऑप्शनल पैरामीटर दे सकता हूँ। यहाँ पर पहला मेरा पैरामीटर होता है मेरा एरे, दूसरा होता है कि न्यू शेप कितना होना चाहिए, और तीसरा होता है ऑर्डर। ये ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? ऑर्डर होता है, तो यहाँ मैंने नीचे एक्सप्लेन कर रखा है ऑर्डर क्या है, कि सी का मतलब होता है कि भाई राइट रीड राइट एलिमेंट्स यूजिंग सी लाइक इंडेक्स, एफ मींस रीड राइट इंडेक्स यूजिंग फोल्ट्रॉन लाइक इंडेक्स, एंड ए मींस अगर कॉन्टिगुअस मेमोरी है तो फोल्ट्रॉन लाइक करो, नहीं तो सी लाइक करो। इसका ज्यादा यूज नहीं होता है, ठीक है, इस लाइन का ज्यादा यूज नहीं होता है। आप चाहो तो इसके बारे में ज्यादा आगे पढ़ सकते हो, बट बेसिकली क्या होता है कि सी में जब हमारे एरे डाले जाते हैं तो ऐसे डाले जाते हैं कॉलम वाइज, कि 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9 10, इसको हम लोग कहते हैं कॉलम मेजर, कि हम लोग कॉलम के हिसाब से अपने डेटा को स्टोर कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट लेफ्ट टू राइट लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। फोल्ट्रॉन में डाले जाते हैं रो वाइज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखो चेंज हो गया डेटा, इसे हम लोग कहते हैं रो मेजर। तो कई बार हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें करना है नहीं करना है, बट
इतना यूज नहीं पड़ता है। बेसिकली हम लोग कॉलम वाइज ही सबको रखते हैं। अगर आपको कहीं पर ध्यान पड़े तो आपको पता होना चाहिए कि रेशेप फंक्शन में एक ऑर्डर नाम का आर्गुमेंट है जिससे मैं ऑर्डर उनका चेंज कर सकता हूँ। और कोई इसकी खास बात नहीं है। फिर ये एक आता है कि हाउ टू कन्वर्ट 1D एरे इनटू 2D एरे। इसका भी काफी काम पड़ता है हम लोग को। तो इसमें हम लोग सिंपल क्या करते हैं, इसमें हम लोग एक न्यू एक्सिस np डॉट न्यू एक्सिस करके एक हमारे पास डेटा वेरिएबल होता है जिसको हम ऐड कर सकते हैं, तो वो हमारा न्यू एक्सिस बना देता है। यहाँ पर मैंने एक सिंगल डायमेंशन 1D बनाया है 6 एलिमेंट्स का, ठीक है 1D है। यहाँ पर मैंने लिखा कि a2 इक्वल टू a np डॉट न्यू एक्सिस कॉमा कोलन। इस कोलन का मतलब हम लोग जानते हैं, एवरीथिंग। हम लोगों ने जब लिस्ट पढ़ी थी, जब हम लोगों ने सीक्वेंसेस पढ़े, तो हम लोग कहा था कि जहाँ पर मुझे सब कुछ चाहिए होता है वहां पर मैं कोलन लगा देता हूँ। अगर आप कोलन के आगे पीछे कुछ नहीं दोगे तो उसका मतलब होता है कि सब कुछ। जो हम लोग कहता है ना कि स्टार्ट और एंड तक जाता है, अगर आप स्टार्ट गायब कर दो, एंड गायब कर दो, तो इसका मतलब हो जाता है सब कुछ, जीरो से लेकर एंड तक। यहाँ पर इसने कहा कि जीरो से लेकर एंड तक और एक एक्सिस और ऐड कर दो। और कहाँ ऐड करो, पहले ऐड करो। तो पहले अगर ये 1D था तो इसका 6 था, तो अभी हो गया 1,6। अगर मैं यहीं पर लिखता a ऑफ कोलन कॉमा np डॉट न्यू एक्सिस, तो ये मेरा बन जाता 6,1। दोनों का अंतर है। 1,6 का क्या मतलब है, एक रो 6 कॉलम। 6,1 का मतलब है 6 रो 1 कॉलम। कॉलम और रो से बहुत इफेक्ट पड़ता है मशीन लर्निंग में, तो इसलिए हमें ध्यान देना पड़ता है कि हम लोग किस में करें, मतलब कि रो वाइज करें, कॉलम वाइज करें, कैसे करें। और इसके बाद इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग, ये हमारे सेम कॉन्सेप्ट यूज होते हैं आपके लिस्ट वाले जो आप लोगों ने पढ़ रखे हैं लिस्ट और सीक्वेंसेस में। इसमें 3 है, 0 1 2, तो 0 से 2 हुआ, तो लास्ट वाला हमारे पता है नहीं इंक्लूड होता है, तो खाली 1 और 2 आया, 3 नहीं आया। 1 से लेकर लास्ट तक, तो 1 पर है 2, 1 से लेकर लास्ट तक, यहाँ पर हमने एंड नहीं दिया, कोलन में हमने एंड नहीं दिया है, 1 से लेकर लास्ट तक वो हो गया। -2 निगेटिव इंडेक्सिंग जो हम लोगों ने डिस्कस करी है कि ये -1 होता है, ये -2, ये -3। क्या लिखा है यहाँ पर, -2 से लेकर एंड तक, ये रहा, तो 2 और 3 आ जाएगा मेरे पास, 2 और 3 आ जाएगा। इसको एक्सप्लेन करने के लिए विजुअलाइजेशन है कि 0 1 2 हो गया, 0 हो गया 1 1, ये हो गया 0 से लेकर 2 तक, यहाँ तक हो गया, 1 से लेकर एंड तक ये हो गया, -2 से लेकर 3 तक ये हो गया, तो -2 यहाँ पर आया, 2 और 3 आ गया, ठीक है। ओके, इसके बाद दो कॉन्सेप्ट्स हैं बूलियन इंडेक्सिंग के और वर्टिकल स्टैकिंग के। ये हम लोग कल की क्लास में देखेंगे क्योंकि नंपाई में इसका ब्रॉडकास्टिंग बचेगा कॉन्सेप्ट, तो वो भी कल खत्म करना होगा। तो कल की क्लास भी पूरी हमारी नंपाई की ही हो जाएगी।